सभी दोस्तों को मेरी ओर से राम राम। संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम साइंस में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाए, अपने दोस्तों को भी कहे कि साइंस की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो रही है। संकल्प के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलें कि वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी लाइव आइए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए, कल हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बात की कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा वो मर्द कोशिका थी। और कौन सी कोशिका? मर्द कोशिका थी। और कोरक कोशिका को इसने देखा। फिर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। मानव शुक्राणु को देखा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। मानव शुक्राणु भी एक कोशिका है और खुद के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। फिर हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज नोल और रस्का नामक वैज्ञानिक ने की। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। हमने पढ़ा कि ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसको हमने क्या बोला था? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला। इसके साथ हमने पढ़ा कि उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी क्या होता है? अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की हमने बात की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि जगत मोनेरा के सदस्य हमने पढ़ा। फिर हमने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी संरचना भी हमने पढ़ी। अब हम आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। आगे हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका हमने बात की, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? ससीम केंद्र की कोशिका कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। या हम हिंदी में बात करते हैं तो हमने क्या कहा इसको? ससीम केंद्र की कोशिका। ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका। अब हम बात करते हैं क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्र की कोशिका क्या है। देखिए मैंने पीछे आपको बताया कि आपको नाम ही बता रहा है कि ससीम केंद्र की कोशिका क्या है। हमने बात की ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली, सुविकसित केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। आपको पता चला है ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको इंग्लिश में भी समझने की जरूरत है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। आपको दिख रहा है स्पष्ट, एक यू है और एक कैरियोटिक है। देखिए कैरियोटिक या कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक, यू का मतलब होता है वेल या एडवांस, यानी जिसके अंदर अच्छा केंद्रक उपस्थित होता है। अच्छा केंद्रक कैसा होता है? जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब
अगली बात हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जगत मोनेरा के सदस्य को छोड़कर बाकी जितने भी जगत है, जैसे हमने बात की प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव है। तो यहां हम बात करते हैं, मैं सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पादप व जंतु कोशिकाएं। जंतु कोशिकाएं सब कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। अगली हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। अगली बात हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। तो यहां देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका हम बात करते हैं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक हम बात करते हैं कौन सी है, पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दूसरी हम बात करते हैं कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका है। 2 प्रकार की होती है यूकैरियोटिक कोशिका, एक पादप कोशिका प्लांट सेल्स, और दूसरी हम बात करते हैं जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की हो गई, एक हम बात करते हैं पादप कोशिका, और दूसरी कौन सी होती है, जंतु कोशिका। पादपों में पाई जाती है सेल्स, उसको हम बोलेंगे पादप कोशिका, और जो कोशिका जंतुओं में पाई जाती है उसको हम किसके नाम से जानेंगे, जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बात, यहां तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो देखिए ध्यान से, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करेंगे। तो प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है उसकी हम बात करेंगे, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि प्रारूपिक क्या होता है। प्रारूपिक का अर्थ होता है एक सामान्य यानी एक साधारण कोशिका की हम बात करेंगे कैसी होती है। तो आप ध्यान दीजिए, प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, जैसे यहां हम बात करेंगे प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात कर रहे हैं। आप भी साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए, जब आप अभ्यास करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। आप भी साथ साथ बनाने का प्रयास करें डायग्राम को, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर डायग्राम याद है तो यूकैरियोटिक कोशिका के काफी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। आपके सामने दिख रही है प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बनाया है। यहां देखिए, ये जो बाहर आपको दिख रही है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका भित्ति होती है जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट, जंतुओं में एब्सेंट होती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है। साथ साथ ध्यान रखिए, जंतुओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति से भीतर की ओर हम बात करते हैं, एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, कोशिका झिल्ली के नाम से जानेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, और अगर हम बात करें तो अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में कोशिका का अधिकांश भाग, लगभग हम बात करते हैं 70% भाग कौन घेरे रहती है, रिक्तिका घेरी रहती है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है रिक्तिका। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका या तो एब्सेंट होती है या अगर प्रेजेंट है तो छोटी छोटी होती है, बहुत छोटे आकार की होती है। यह भी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, यहां हमने ये किसका डायग्राम बनाया है, ये रिक्तिका या वोक्यूल्स है, रिक्तिका या वोक्यूल्स है, ध्यान दीजिए।
हम बात करेंगे ये रिक्तिका या वोक्यूल्स। मैं लिख रहा हूं जंतुओं में एब्सेंट। मैंने आपको बताया जंतुओं में या तो एब्सेंट होती है, अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटे आकार की होती है रिक्तिका। जब रिक्तिका मैंने आपको कहा कि पादप कोशिका का 70% भाग घेरती है, तो पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो सेंटर से थोड़ा हटकर होता है, यानी कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता है, थोड़ा सा हटकर होता है। यहां हम बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक आपको दिख रहा है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। देखिए आपको इसी कारण हमने इस कोशिका का क्या नाम रखा, यूकेरोटिक कोशिका। केंद्रक, केंद्रक में आपको पता है क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में। ये आपको धागेनुमा संरचना दो दिख रही है, ये गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं केंद्रक में बिंदु आकार की संरचना होती है, बिंदु आकार की संरचना होती है। ये जो बिंदु आकार की संरचना है उसको हम केंद्रिका कहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एक द्रव होता है जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। तो केंद्रक में ये 4 संरचनाएं होती है जो बिल्कुल आपको डायग्राम में स्पष्ट दिख रही है। आगे हम फिर इसको पढ़ेंगे। अब यहां हम बात करते हैं जो केंद्रक है उसके पास एक हम बात करते हैं झिल्ली तंत्र पाया जाता है, या हम बात करेंगे केंद्रक के पास क्या होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। मैं यहां लिखूंगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हम बात करते हैं तो यहां क्या होता है, गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय होता है। ये इस प्रकार का कोशिकांग जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी काय। मैंने जैसा डायग्राम में बनाया है आपको भी वैसा वैसा बनाना है। देखिए यहां हम बात करते हैं ये गोल्जी काय है, कौन सा है भी, गोल्जी काय है, गोल्जी काय। ध्यान दीजिए गोल्जी काय, गोल्जी काय। अब हम बात करते हैं इसके अलावा यहां पर एक और कोशिकांग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। थोड़ा ध्यान से देखिए, लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में इसका क्या होता है, अभाव। तो मैं लिखूं पादपों में अनुपस्थित, यानी लाइसोसोम पादप कोशिका के अंदर नहीं होता है, पादपों में अनुपस्थित होता है। अब यहां हम बात करते हैं और कौन से कोशिकांग है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, आप सबको स्पष्ट दिख रहा है, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सभी कोशिकाओं में होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कितनी झिल्ली युक्त होता है, 2 झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं और कौन सा कोशिकांग होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, हरित लवक या हम कह देंगे क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक लिखा है मैंने, हरित लवक, हरित लवक, लवक। यहां हम बात करते हैं हरित लवक केवल पादपों में उपस्थित होता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसके अलावा यहां पर एक और कोशिकांग होता है जिसको हम तारकाय या सेंट्रोसोम बोलते हैं, तारकाय या सेंट्रोसोम, तारकाय या हम कहेंगे सेंट्रोसोम, तारकाय या सेंट्रोसोम कहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं और कौन सा हो गया, राइबोसोम। यूकेरोटिक कोशिका में राइबोसोम होते हैं, वो कैसे होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। कैसे राइबोसोम होते हैं भाई, 80S प्रकार के होते हैं। पीछे हमने बात की प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने बात की 70S प्रकार के होते हैं।
तो यहां हम बात करते हैं इसके अलावा केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका का भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका का भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? जीव द्रव्य कहते हैं या हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा कोशिका में और क्या देखने को मिलेंगे? आपको सूक्ष्मकाय देखने को मिलेंगे, आपको कुछ गमनांग भी देखने को मिलेंगे, फ्लैजिला और सीलिया भी देखने को मिलेंगे, यानी कसाब और पक्षमाप भी आपको देखने को मिलेंगे। ये एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना है। यहां आपको सब कुछ क्लियर है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग कौन से हैं कोशिका के अंदर, तो आप कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक है, दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। कुछ किताबें पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका को दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग मानती है, लेकिन वर्तमान में अध्ययन द्वारा साबित हो चुका है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं है, एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसके अंदर कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग है, तो दोस्तों देखिए हमने बात की राइबोसोम, हम यहां भी पढ़ रहे हैं और राइबोसोम को हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पढ़ा। इससे साबित होता है कि राइबोसोम कैसा है? झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब हम इन एक एक को करके आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यह डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, उनको संकल्प के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि उनको भी फायदा मिले। वर्तमान कंपटीशन को देखते हुए मैंने आपको पीछे भी कई बार कहा कि आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि साइंस कठिन है। मैं कहता हूं कि साइंस बहुत इजी है। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप सीखने का प्रयास करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ मेरे सभी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि अपना कराया हुआ है वो सब कुछ आएगा, ये नहीं कह सकता कभी भी, क्योंकि हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो अपने पढ़े डायरेक्ट वो भी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ चीजें छोड़ी है, अगर वही क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से साइंस को सीख जाओगे अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे, हम बात करेंगे। तो देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोशिका भित्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका भित्ति, एक एक करके हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, सेल वॉल इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सेल वॉल। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, पादपों का सबसे बाहरी आवरण, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। क्योंकि आपको पता है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहेंगे, बाहरी आवरण। अब अगली बात हम बात करते हैं, जंतुओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में क्या होती है? अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित, यानी हम बात करते हैं क्या होता है भी? एब्सेंट होती है कोशिका भित्ति। तो कौन कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है उसकी भी हम बात करेंगे। खोज किसने की कोशिका भित्ति की? अगर आपसे पूछा जाता है तो कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। अब किस किस में उपस्थित है कोशिका भित्ति? हमने बात की कोशिका भित्ति जीवाणुओं के अंदर भी होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, जीवाणुओं में होती है, कोशिका भित्ति कवकों में होती है, कोशिका भित्ति शैवालों में होती है, शैवालों में भी होती है, कोशिका भित्ति पादपों में भी होती है। आपको यह ध्यान रखना है,
क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन एक प्रकार हम बात कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड जैसा ही होता है। कवकों की बात करते हैं तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। शैवालों की कोशिका भित्ति भी हम बात करते हैं तो शैवालों की कोशिका भित्ति भी किससे मिलकर बनी होती है? मैं सीधा पादपों की भांति लिख रहा हूं, सेल्यूलोज लिख रहा हूं, लेकिन अलग अलग जो वर्ग के शैवाल होते हैं उनमें कोशिका भित्ति का संगठन अलग अलग होते हैं। कॉमनली हम बात करें कि इनकी कोशिका भित्ति भी किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति हम बात करते हैं तो पादपों की कोशिका भित्ति भी किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है पादपों के अंदर। जो अब देखिए मैंने यहां लिखा कि पेप्टिडोग्लाइकोन, काइटिन, सेलुलोज, सेलुलोज, तो देखिए ये काइटिन, सेलुलोज, सेलुलोज सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है अभी? कार्बोहाइड्रेट। यानी हम बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेलुलोज और काइटिन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज अगर ऑप्शन होता है तो सेलुलोज कैसा है? प्राकृतिक बहुलक है। आगे हम जब कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। क्लियर है मेरी बात? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कोशिका भित्ति के अंदर। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति, हमने बात की पादपों के अंदर होती है। जैसे आप देखिए ये कोई सेल्स है, ये कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के बाहर अगर हम बात करते हैं क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये सेल वॉल है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है उसमें एक स्तर होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर एक स्तर होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। केवल आप इसी को देख लो, मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। जैसे ये सेल वॉल है उसके अंदर एक स्तर होता है मध्य पटलिका, वैसे मध्य पटलिका होती है। मध्य पटलिका से भीतर की ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के भीतर की ओर द्वितीयक होती है। द्वितीयक के भीतर की ओर कौन सी होती है? तृतीयक होती है। कोशिका भित्ति ये इस प्रकार के स्तर होते हैं कोशिका भित्ति में। आपको मैं ये बता रहा हूं कि कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर एक स्तर होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। आप मध्य पटलिका या मिडल लेमिला के नाम से जानते हैं। मध्य पटलिका या मिडल लेमिला के नाम से जानते हैं। ये मध्य पटलिका दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए किसकी भांति काम करेगी? सीमेंट की भांति काम करेगी। दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। सीमेंट की भांति कार्य करती है। सीमेंट की भांति कार्य करती है। ये दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। और ये किससे बनी होती है? ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है तथा कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, उन्होंने पूछा कि कोशिका भित्ति में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। तो ये भी बात आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः देख लो। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। और खोज की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की।
जीवाणु, कवक, शैवालों, पादपों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। कवकों की कोशिका भित्ति हमने बात की किससे बनी होती है? काइटिन की। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी है? सेलुलोज की। मैंने सेलुलोज बोला है, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मुख्य हम मानते हैं इस जीवे में शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी है। पादपों की भी किससे बनी है? सेलुलोज की बनी हुई है। फिर हमने बात की कोशिका झिल्ली होती है, उससे बाहर पादपों में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति में फिर हमने स्तर की बात की, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाने का प्रयास करूंगा। सबसे बाहर मध्य पटलिका, मध्य पटलिका से भीतर की ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति से भीतर की ओर द्वितीयक, द्वितीयक से भीतर की ओर कौन सी होती है? तृतीयक कोशिका भित्ति होती है। शायद ये बात बिल्कुल आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मध्य पटलिका होती है दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। आप सभी को पता है कि सभी कोशिकाएं पादपों में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। समान कोशिकाएं जुड़कर किसका फॉर्मेशन करती है? उत्तक का फॉर्मेशन करती है। पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये जुड़ती किससे है? मध्य पटलिका से बनती है, सॉरी मध्य पटलिका से जुड़ती है। और ये किससे बनी है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टाइड से बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति के काम क्या है, कार्य क्या है। तो इजी वे में हम याद करेंगे। देखिए कोशिका भित्ति के कार्य हम बात करते हैं तो कार्य क्या है? मैं एक महत्वपूर्ण कार्य, आप सभी को पता है कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। तो पादपों में किसका काम करती है? पादपों में सुरक्षा का काम करती है। पादपों में सुरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है भाई? पादपों में सुरक्षा का कार्य करती है। सुरक्षा का कार्य करती है। पादपों में सुरक्षा का कार्य करती है। जो भी विद्यार्थी लाइव पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान बोर्ड की तरफ रखिए। फिर मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों को संकल्प के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। उनको कहें कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें जरूर, और अपने कमेंट भी दें कैसे आपको ये वीडियो लगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोशिका भित्ति के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। देखिए इसके अलावा कोशिका भित्ति से कुछ संरचनाएं भी उत्पन्न होती है। जैसे हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं तो ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो अपनी कोशिका भित्ति यह पूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति से भीतर की ओर क्या आती है? कोशिका झिल्ली आती है। ध्यान से देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की अगर मैं बात करूं, कोशिका झिल्ली की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति से भीतर की ओर, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम कैसे परिभाषित करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं लिख रहा हूं यहां पर सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली, चारों ओर एक पतली कोमा चयनात्मक अर्धपारगम्य सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली चयनात्मक अर्धपारगम्य तथा लचीली झिल्ली पाई जाती है। लचीली की जगह आप प्रत्यास्थ भी लिख सकते हो। झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। सभी कोशिकाओं के चारों, देखिए दोस्तों, सभी कोशिकाओं के चारों ओर झिल्ली जरूर प्रेजेंट होती है। तो सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली
चयनात्मक अर्धपारगम्य तथा लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसको अगर ध्यान से समझिए, पतली होती है, चयनात्मक अर्धपारगम्य। शायद आपको ये थोड़ा समझने में कठिन होगा। चयनात्मक मतलब चयन करती है, अर्ध का मतलब अर्ध आधे, पारगम्य का मतलब आर पार, यानी ये अपने से आर पार केवल कुछ पदार्थों को ही जाने देती है, सभी पदार्थों को अपने से आर पार नहीं जाने देगी। इसलिए हमने बोला चयनात्मक अर्धपारगम्य, लचीली यानी प्रत्यास्थ होती है, लचीली होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसको अन्य नाम क्या है? अन्य नाम हम बात करते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम बात करते हैं इसको किसके नाम से जानते हैं? कोशिका कला के नाम से भी जानते हैं, कोशिका कला के नाम से जानते हैं, कोशिका कला के नाम से जानते हैं। तो यहां देखिए प्लाज्मा झिल्ली नाम है या प्लाज्मा लेमा नाम है, वो जेक्यू प्लोव नामक वैज्ञानिक है, उसने दिया। नगेली ने इसको कोशिका कला नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका कला नाम दिया। तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला, या हम कई बार इसको जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यही नाम याद रखने हैं, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला। प्लाज्मा झिल्ली नाम जेक्यू प्लोव नामक वैज्ञानिक ने दिया और नगेली ने क्या नाम दिया? कोशिका कला नाम दिया। अब यहां हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है, संगठन क्या होता है। संगठन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं तो किससे बनी होती है, इसका अर्थ होता है किससे बनी होती है। आप सभी को पता है कि किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड से बनी होती है, फोस्फोलिपिड। देखिए किताबों में सीधा लिखा होता है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड। अगर एक्चुअल में हम बात करते हैं फोस्फोलिपिड है, लेकिन फोस्फोलिपिड के साथ यहां पर क्या होती है? प्रोटीन भी होती है, या हम कह सकते हैं कि किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है भाई? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। लिपिड प्लस हम बात करते हैं किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो इसका संगठन की हम बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड, या हम बात फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, या हम इसको क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। शायद किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होगा। अगली हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहां देखिए, जो कोशिका झिल्ली है इसके कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली के कार्य की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। जंतु कोशिका का क्या है? सबसे बाहरी आवरण। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है तो जंतुओं में किसका काम करती है? जंतुओं में सुरक्षा का काम करती है। जंतुओं में सुरक्षा का कार्य करती है। किसका काम करती है भी? जंतुओं में सुरक्षा का काम करती है, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण है। दूसरा कार्य हम बात करते हैं, हमने बात की कि किसकी भांति काम करती है? चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति काम करती है। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है पदार्थों के परिवहन का काम करेगी। क्या करेगी भी? पदार्थों के परिवहन का काम भी करेगी। किसका काम करेगी भी? पदार्थों का परिवहन करेगी। पदार्थों का परिवहन भी ये करेगी। किस प्रकार करेगी पदार्थों का परिवहन? ये पदार्थों का परिवहन भी करती है। किसका परिवहन करती है भाई? पदार्थों का परिवहन भी करती है, यानी अपने से पदार्थों को आर पार होने देती है। कोशिका झिल्ली होती है, उससे जो लिपिड में घुलनशील पदार्थ होते हैं वो आसानी से आर पार जा सकते हैं, जबकि प्रोटीन होते हैं जो जल में घुलनशील है, प्रोटीन वो कोशिका झिल्ली होती है, उससे लिपिड में घुलनशील पदार्थ आसानी से आर पार हो सकते हैं, जबकि जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं वो आसानी से आर पार नहीं हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः देखिए, कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं। सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली
चयनात्मक, अर्धपारगम्य तथा लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला के नाम से जानते हैं। संगठन हम बात करते हैं तो फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। कुछ किताबें सीधा लिखती है कि फोस्फोलिपिड से बनी है। आपका अगर राइट आंसर हम बात करें, फोस्फोलिपिड के साथ क्या होती है? प्रोटीन भी होती है, या हम कह सकते हैं कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है। कार्य हम बात करते हैं तो जंतुओं में किसका काम करती है? सुरक्षा का काम करती है। इसके अलावा पदार्थों का परिवहन करती है, क्योंकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण है, इसलिए किसका काम करेगी? ये सुरक्षा का काम करेगी और पदार्थों का क्या करेगी? परिवहन करेगी। क्लियर मेरी बात? इसके अलावा और अगर आपको कार्य याद रखना है तो कोशिका की आकृति को बनाए रखती है। कोशिका की आकृति को बनाए रखना, आकृति को बनाए रखना, आकृति को बनाए रखना, यह भी किसके काम है? कोशिका झिल्ली का कार्य है। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई डाउट है तो आप पुनः पूछ सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे और बता देता हूं कि पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। आपको पता है कोशिका झिल्ली से कितने प्रकार के पदार्थ एक आ सकते हैं अंदर और एक जा सकते हैं बाहर। अंदर आ सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं? बाहर जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं और कोशिका के बाहर जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब पदार्थ अंदर आते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए, जब पदार्थ अंदर आते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैं यहां, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, जब पदार्थ अंदर आते हैं तब। क्लियर है? अंदर आते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? अंदर आते हैं तो किसके नाम से जानते हैं? एंडोसाइटोसिस, अंतर्ग्रहण। नाम से पता चल रहा है, अंतर्ग्रहण। ठीक है भाई, जब पदार्थ अंदर आते हैं तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? एंडोसाइटोसिस। जब पदार्थ बाहर जाते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? एक्सोसाइटोसिस। बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सोसाइटोसिस, बहिर्गमन। किसके नाम से जानेंगे? बहिर्गमन के नाम से जानते हैं। बहिर का मतलब बाहर, गमन का मतलब जानना, बहिर्गमन। अब अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण पदार्थ, कितने प्रकार के पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर सकती है कोशिका? कोशिका झिल्ली के द्वारा दो प्रकार के पदार्थों को ग्रहण कर सकती है। एक हम बात करते हैं कौन से पदार्थों को? ठोस पदार्थों को। और एक हम बात करते हैं कौन से पदार्थों को? तरल पदार्थों को ग्रहण कर सकती है। एक ठोस पदार्थों को ग्रहण कर सकती है, एक हम बात करते हैं कौन से पदार्थों को ग्रहण कर सकती है? तरल पदार्थों को ग्रहण कर सकती है। ठीक है भाई, जब कोशिका ठोस पदार्थों को ग्रहण करेगी तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और तरल पदार्थों को ग्रहण करती है तो किसके नाम से जानते हैं? पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। जब ठोस पदार्थों को लेती है कोशिका तो हम क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। और जब तरल पदार्थों को लेगी तो हम किसके नाम से जानते हैं? पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। फेगोसाइटोसिस होता है, इसको हम बक्सन भी बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस होता है जब कोशिका ठोस पदार्थों को लेती है तो हमें ऐसा लगता है कि सेल खा रही है। हम ठोस पदार्थों को खाते हैं और तरल पदार्थों को क्या करते हैं भाई? पीते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। क्या बोलते हैं भी? सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका भोजन कर रही है, सेल ईटिंग। तरल पदार्थों को लेती है, सेल पिनोसाइटोसिस कहते हैं उस प्रक्रिया को। और हम इसको किस नाम से जानते हैं? सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे भाई? सेल ड्रिंकिंग के नाम से हम जानेंगे। सेल ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का अर्थ होता है पीना, और पीते हम किसको है? तरल पदार्थों को पीते हैं, तो इसको सेल ड्रिंकिंग भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। यहां तक मेरे को लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जब बाहर निकलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस, या हिंदी में हम बहिर्गमन कहते हैं। जब कोई भी चीज अगर हमने अंदर ले ली, उसको बाहर निकालेंगे तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? वोमिटिंग के नाम से जानते हैं, उल्टी के नाम से। यानी सेल क्या कर रही है? उल्टी कर रही है, सेल वोमिटिंग हम इसको बोलेंगे। सेल वोमिटिंग, ये कोशिका
झिल्ली पूरी हुई। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। शायद नहीं होना चाहिए, एक बार पुनः मैं रिवाइज कर दूं कि सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली चयनात्मक अर्धपारगम्य लचीली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये इसको और किस नाम से, प्लाज्मा झिल्ली, मैंने कहा जेक्यूप्लोव नामक वैज्ञानिक ने इसको प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया, जबकि कोशिका कला नाम हमने बात की नगेली ने दिया। संगठन हम बात करते हैं फोस्फोलिपिड की बनी होती है। आप ज्यादातर किताबों में फोस्फोलिपिड, लेकिन फोस्फोलिपिड के साथ क्या होती है, प्रोटीन होती है, या हम बात कर सकते हैं किससे बनी है, लिपोप्रोटीन से। जंतुओं में सबसे बाहरी आवरण है तो सुरक्षा का काम करेगी, कोशिका की आकृति को बनाए रखेगी। इसके अलावा हमने बात की पदार्थों के परिवहन का काम करती है। पहले मेरा मन नहीं था कि आपको ये मैं बताऊं, जनरल साइंस के लिहाज से ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर मन में आया कि चलो बता ही देते हैं, इसलिए आपको ये मैंने साथ में बताया। शायद किसी को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आप इजी वे में समझोगे, रट्टा लगाने का प्रयास नहीं करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगी। आप हमारी पीडीएफ यहां से आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। लेकिन एक बात मैंने कहा कि अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। राजस्थान के जितने भी राजस्थानी ऑल इंडिया जितने भी कंपटीशन में बायो आती है, सबके लिए महत्वपूर्ण। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपको बहुत अच्छे तरीके से बायो आएगी। क्लियर मेरी बात, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो यहां तक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक जीव द्रव्य होगा जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पढ़ेंगे। कल हम फिर मिलेंगे। तो पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू, नमस्कार।